Good morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter number 9, Images, Links and Frames in HTML5. Now, in the previous chapter, you learnt about the various types of lists and their properties. Besides that, we also discussed how to present data in tabular format. In this chapter, you will learn about some other important elements of web page like images, anchor element, links and frames. तो वैसे मैं आपको इसकी समरी बता चुकी हूँ, तो आई होप यू हैव एन आइडिया कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो आप फर्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग इमेजेस। देखो, आप एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसमें लिखना कैसे है वो हमें समझ आ गया। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है तो P टैग बना देंगे, हेडिंग्स डालनी आता है जो H1 to H6 है, उसके बाद उसका फॉन्ट चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, टेबल की फॉर्म में डेटा डालना है, हमें आ गया। बेसिकली हमें टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा डालना आ चुका है। इफ आई हैव टू राइट समथिंग एंड आई वांट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड इन माई HTML डॉक्यूमेंट, वो मुझे पता है। लेकिन अगर मान लो मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, इमेज मतलब पिक्चर, पिक्चर मतलब ग्राफिक्स, तो इफ आई वांट टू ऐड सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स और पिक्चर इमेज एलिमेंट इनटू माय HTML डॉक्यूमेंट, तो उसका अलग फॉर्मेट होता है, उसका अलग टैग होता है, उसका अलग एक सिंटेक्स होता है। तो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सिंटेक्स होता है जिससे आप एक इमेज को ऐड कर सकते हो। Besides text, you can display graphics, images, paintings, charts, maps, or photographs on a web page. These elements make the web page more informative. Obviously, अगर आप ये चीज़ें डालती हैं तो appealing, attractive, enhance करता है ना आपकी information को. Images can be used as a navigation tool to help users browse through the internet. और इनकी help से आप अपने internet को browse भी कर सकते हो. Web browsers support various graphic formats. The widely used formats are GIF, PNG, JPEG formats. आपको पता है आपकी इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं, तो वो बहुत सारी इमेजेस को सपोर्ट करते हैं जो आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं. There are two types of images. First is your inline and second is your external. The inline image is displayed when the web page is opened and inserted within a line of text, whereas external images are not displayed automatically with the content of web page. Instead, they are referred externally and viewed separately by clicking on a link. ठीक है, तो सबसे पहले वो ये बोलता है कि भाई इमेज डालना है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स की इमेज होती हैं तो वो भी सपोर्ट हो जाती हैं। अब वो बोलता है इमेज डाल रहे हो पर इमेज दो तरीके की हैं, एक है इनलाइन और दूसरा है एक्सटर्नल। भाई इनलाइन कहती है कि तुम अगर कोई वेब पेज को ओपन कर रहे हो, इफ़ यू आर ओपनिंग अ वेब पेज, तुमने मान लो कोई अपना गूगल क्रोम ओपन किया, उसमें तुमने बोला कि मुझे कोई facebook.com पे जाना है। फेसबुक तो सबको पता है। आप जब फेसबुक पे जाते हैं तो उसके अंदर आपका जितना भी वेब पेज होता है, जितनी भी इमेजेस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपकी इमेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए जब आप उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करो, तो वो कौन सी इमेज है? इनलाइन। दूसरी तरीका होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहता है भाई मैं ऐसे ओपन नहीं होंगी, मैंने तो तुम्हें दे दिया एक लिंक। लिंक कैसा होता है? जैसे आपको आजकल लिंक मिलता है ना वीडियोस का, उसी ढंग से लिंक होता है। आपने एक वेब पेज बना रखा है, मान लो कार्स के ऊपर आप कुछ पढ़ रहे हो, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और अब उसने एक ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है और उस पर कुछ ऐसे दे रखा है HTTP, फिर आगे कुछ उसने एड्रेस सा लिखा हुआ है। अगर आप उस एड्रेस पे क्लिक करते हो तो एक इमेज ओपन होती है। अगर कुछ इस ढंग का वर्क कर रखा है कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक दैट पर्टिकुलर इमेजेस गेट ओपन, तो वो कौन सी टाइप ऑफ इमेज है? एक्सटर्नल इमेज। To insert an inline image, the img tag is used. अगर आपको inline image चाहिए, मतलब जब वेब पेज ओपन हो तभी इमेज आए, अगर इस टाइप के आपने इमेज का कुछ काम करना है तो img टैग यूज होगा। अगर आपने कोई एक्सटर्नल इमेज का लिंक बनाना है तो एंकर टैग यानी ए टैग यूज होगा। अब आता है आपका IMG टैग। द IMG टैग इज यूज टू ऐड इमेजेस इन एन HTML वेब पेज। इससे आप एक HTML के वेब पेज के अंदर इमेज को इंसर्ट कर देते हो। इट इज एन एम्प्टी टैग एंड रिक्वायर्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू बी स्पेसिफाइड विद इट। वो बोलता है कि ये एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब क्या है कि इसको आपको क्लोज नहीं करना। ठीक है, दो टाइप के टैग थे ना, कंटेनर एंड एम्प्टी। कंटेनर टैग कहता है मैं स्टार्ट भी होऊंगा, मैं खत्म भी होऊंगा,
से बंद होता है, IMG कहता है तुम मुझे स्टार्ट कर सकते हो पर मुझे एंड करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी टैग एंड रिक्वायर्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू बी स्पेसिफाइड। इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट्स बहुत सारे बताने पड़ते हैं। दीज एट्रीब्यूट्स फॉर द IMG टैग टेल द ब्राउजर हाउ टू ले आउट द पेज सो दैट टेक्स्ट कैन फ्लो। वो बोलता है कि ये जो टैग्स है, ये एट्रीब्यूट्स जो है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये ब्राउजर को बताएंगे कि टू ले आउट द पेज सो दैट टेक्स्ट कैन फ्लो प्रॉपरली, ताकि आपका जो टेक्स्ट है और जो आपकी इमेज है वो आपस में रैप कैसे होंगी। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, खुद सोचो, IMG तो एक टैग का नाम है। सबसे पहले तुम क्या बताओगे, तुम ये बताओगे ना भाई इमेज ले उठानी कहाँ से है, यानी तुम इमेज का सोर्स बताओगे। तो वो यही बता रहे हैं, सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज। टू ऐड एंड डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज, SRC एट्रीब्यूट इज यूज्ड। सोर्स बता रहे हो ना कि भाई मेरी इमेज पड़ी कहाँ है, ये वाली इमेज तूने उठा के यहाँ लगानी है, तो बताओगे ना यहाँ से उठाओ, तो वो क्या होगा, सोर्स। तो सोर्स के लिए जो टैग यूज हो रहा है दैट इज योर SRC। तो आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे एंगुलर ब्रैकेट, देन यू आर गोइंग टू राइट IMG। उसके आगे आप लिख दो एट्रीब्यूट का नाम सोर्स और फिर दे लो पाथ जहां पे आपका सोर्स है और फिर इसको क्लोज कर दो। तो वो यही बोलता है IMG source equal to name or path of the file. While specifying the image file, one should be aware of its name and location, that is where the file exists. Let us understand with the help of example. वो बोलता है अगर इमेज की फाइल है, लेट अस से pic1.jpg, एक इमेज है उसका नाम क्या है pic1 और वो JPG टाइप की है, lies in the same folder where the referring HTML file is located, then you can refer the image by writing pic1.jpg। मतलब वो बोल रहा है कि अगर तुमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर तुम्हारी पिक पड़ी हुई है, ठीक है, और उसी फोल्डर के अंदर तुम HTML की फाइल बना रहे हो, जो एडिटर जो तुम कोड लिख रहे हो, यानी तुम्हारा नोटपैड वगैरह इसी के अंदर है, तो तुम सीधा अगर उसका नाम भी लिखते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है ये अलग अलग एरियाज में फाइल पड़ी हुई है तुम्हारी किसी पिक्चर फोल्डर के अंदर, पिक्चर फोल्डर के अंदर माई इमेजेस सी, मतलब सी ड्राइव के यूजर्स के माई इमेजेस के पिक्चर फोल्डर में तुम्हारी ये इमेज पड़ी है, अगर और तुम्हारा जो एडिटर है वो कहीं और पड़ा हुआ है, से डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो तुम्हें फिर कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर फाइल को उठा ही नहीं पाएगा, एरर आ जाएगा। तो अगर उसकी जो सोर्स है वो डायरेक्टरी उसकी अदर देन द HTML फाइल, तो यू हैव टू रेफर इट बाय स्पेसिफाइंग द फुल पाथ, फिर आपको पूरा का पूरा पाथ उसका बताना पड़ता है, ठीक है। फिर वो बोलता है इफ द इमेज फाइल does not lie in your computer, rather it is located in images folder on the web server। मान लो अगर वो वेब सर्वर पे पड़ी है गूगल पे, तो फिर आपको उसका भी पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, जैसे है HTTP पे google.com में इमेजेस में pic1, तो अगर कोई नेट की पिक्चर उठा रहे हो, ऑनलाइन पिक्चर है, तो फिर उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। फिर तुम पहले तो ये काम हो गया, तुम उसका सोर्स बताओगे, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप उसकी हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकते हो। हाइट क्या है, हाइट एट्रीब्यूट्स उसकी हाइट पता चलेगी पिक्सल में, या ना, या फिर इंटीजर या परसेंटेज वैल्यू में भी बता सकते हो। जो विद है वो उसकी चौड़ाई बताएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंथ बता देगा, लगा लो इंटीजर फॉर्म में या किसी भी अदर फॉर्म में। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HTML स्टार्ट करेंगे, हेड स्टार्ट करेंगे, टाइटल बॉडी पे आ गए। तो अगर मान लो आपको टेक्स्ट के साथ पहले आपको ये कैमल की इमेज चाहिए, फिर ये टेक्स्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखोगे IMG, फिर सोर्स बताओगे जो भी इसका सोर्स था। उसके बाद मान लो तुम्हें विद और हाइट को स्पेसिफाई करना है, तो तुम लिखोगे स्टाइल इक्वल टू, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट में आएगा ना ये, स्टाइल इक्वल टू हाइट, फिर ये कॉलन लगा के परसेंटेज बता दो, फिर विद बता के उसकी परसेंटेज बता दो, फिर इसको बंद कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ को स्टार्ट किया, P टैग आपका पैराग्राफ का हो गया, तो ये सारा पैराग्राफ तुमने लिख दिया, और फिर /p क्योंकि ये कंटेनर टैग है, फिर बॉडी को बंद कर दो, HTML को बंद कर दो। बेसिक थिंग इज कि तुम्हें IMG लिखना है, फिर सोर्स लिखना है, फिर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर उसकी विद और हाइट को स्पेसिफाई कर दो। ये तो सबसे बेसिक था। नेक्स्ट आता है अलाइनिंग इमेज। टू अलाइन एन इमेज टू, अगर ये देखो अभी जो तुम्हारी इमेज आई वो लेफ्ट साइड पे आई, अगर तुम इसको प्लेसमेंट करना चाहते हो किसी भी मार्जिन के अकॉर्डिंग, तो आप और भी कर सकते हो। तो अलाइनमेंट में क्या होता है, टू अलाइन एन इमेज टू राइट और लेफ्ट, तो हम CSS प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लोट। हम किसको यूज करते हैं, फ्लोट, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट का मतलब ही है ना कि हम CSS की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लोट। तो वो लिख रहा है P, इमेज का सोर्स बता दिया आपने,
ठीक है, स्टाइल बता दिया। अब स्टाइल में तुम पहले लिख रहे हो फ्लोट राइट, कि मतलब ये इमेज जो है तुम्हारी राइट साइड पे आएगी। विद और हाइट तुमने इसकी स्पेसिफाई कर दी। तो अब जब तुम्हारी ये इमेज आएगी ना, तो ये राइट साइड पे होगी, पहले ये लेफ्ट साइड पे थी ना, यहाँ पे। अब आपकी जो ये इमेज होगी ये यहाँ पे आएगी कैमल वाली, क्योंकि आपने इसका फ्लोट एट्रीब्यूट यूज किया है। इमेज विल अपीयर टू द राइट ऑफ द टेक्स्ट। और ये जो तुमने पी टैग और स्लैश पी टैग पहले लगा रखे थे, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि ये इमेज राइट साइड पे आएगी और फिर आपका यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा। अगर वो बोलता है टू अलाइन एन इमेज टू टॉप बॉटम और मिडल, तो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो, और ये हम पहले यूज कर ही चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट। समटाइम्स अ ब्राउजर ऑन द यूजर्स कंप्यूटर डज नॉट डिस्प्ले इमेजेस ड्यू टू सम रीजन, maybe because of slow connection or error in source. In that case you can display the text to provide a description about the image. alt का मतलब होता है alternation। मान लो तुमने कोई इमेज का सोर्स लगाया था, ड्यू टू एनी रीजन वो इमेज ओपन नहीं हो रही, तो या वैसे इमेज ओपन नहीं होगी तो तुम परेशान होगे, तो उसकी जगह ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, कोई ऑल्टरनेट चीज दिखा देता है जो भी तुम डालोगे। ठीक है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट लेट्स यू स्पेसिफाई द टेक्स्ट एज एन ऑल्टरनेट टू द इमेज। अब उस इमेज की जगह कुछ टेक्स्ट आ जाएगा जो तुमने स्पेसिफाई किया होगा। The only purpose of alt attribute is to provide a description of the contents of the image file. वो फिर उसकी जो है description बता देता है। It is generally used in case the user is having a text-based browser on his computer such as Linux. It also proves to be useful when the user is blind surfer for whom the browser is programmed to read aloud the alternate text instead of displaying the image. तो मान लो कोई पर्सन है, ब्लाइंड है, तो उसको भी दिखेगा तो है नहीं इमेज, तो ऑल्टरनेट वाला टेक्स्ट जो है, क्योंकि उसने साउंड सेंट्री ऑप्शन ऑन किया होगा, जब आप ये आगे पढ़ेंगे साउंड सेंट्री ऑप्शन होता है, जो लोग डिसेबल्ड होते हैं तो उनको क्या होता है, वो चीज़ें फिर सुनती हैं। ठीक है, इन मैनी केसेस पीपल हैव द इमेज डिस्प्ले डिसेबल्ड ऑन देयर ब्राउजर, कईयों ने डिसेबल ही कर रखा होता है। सो द बेसिक पॉइंट इज ऑल्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से तुम्हें अगर इमेज नहीं दिखेगी तो कुछ ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिख जाएगा, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। The value for the alt attribute is a text string of up to 1024 characters. HTML head title ये तो तुमने डाल दिया। तुमने स्टाइल का टाइप बता दिया, टेक्स्ट CSS है। बॉडी के अंदर चले गए, बॉडी तुमने बोला बैकग्राउंड कलर, जैसे ये येलो कलर आ रहा है तो इस वजह से ही आ रहा है। स्टाइल को बंद कर दिया, हेड में आ गए, हेड को बंद कर दिया, बॉडी पे आ गया। अब हम बॉडी पे आए हैं। हमने बोला कि पैराग्राफ जो है हमारा, उसका इमेज पी टैग स्टार्ट किया है पैराग्राफ वाला, उसका मैंने इमेज का सोर्स दे दिया santa-workshop.gif। ठीक है, ये सोर्स करेक्ट वैल्यू है। फिर मैंने बोला ऑल्ट, अगर ये इमेज ओपन ना हो तो उसकी जगह फिर क्या हो, इमेज ऑफ सेंटा हट ये लिखा हुआ आ जाए, इमेज ऑफ सेंटा हट। स्टाइल बता दिया कि फ्लोट राइट है, मतलब इमेज राइट साइड में आएगी। विद बता दी, उसकी हाइट बता दी। ठीक है, अब क्या है, अगर तुम्हारा सोर्स सही है, नेट कनेक्शन प्रॉपर है, तब तो आएगी ये। अब मान लो ड्यू टू सम रीजन तुम्हारी ये इमेज नहीं आ पाई, तुम्हें ये सेंटा वाली हट नहीं दिखी, तो फिर क्या होगा, जो ये पीछे बॉक्स दिखा रखा है ना, बिल्कुल ऐसे बॉक्स आएगा, यहाँ छोटी सी इमेज बनी होगी कि यहाँ इमेज है, और उसकी जगह जो तुमने ये लाइन लिखी थी ना, इमेज ऑफ सेंटा हट, वो लाइन आ जाएगी। मतलब सोर्स इमेज तो दिख नहीं रही, तो उसकी जगह ये आ जाएगी। अगर तुम्हारा ठीक है तो इमेज आएगी। इन केस ड्यू टू सम रीजन अगर इमेज विजिबल नहीं होती, तो फिर ये टेक्स्ट शो हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि बेसिकली इस इमेज में था क्या। नेक्स्ट आता है इमेजेस इन अ टेबल सेल। अगर तुमने टेबल बनाना सीख लिया, उसमें हमने टेक्स्ट डालना सीखा है अभी तक। ठीक है, अगर हम उसमें इमेज डालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, HTML हेड टाइटल टाइप स्टाइल टाइप लिख दिया, बॉडी में डाल दिया कि बैकग्राउंड ये कलर होगी। टेबल जो है उसका TDTH, जो टेबल है, जो टेबल का डेटा है, जो टेबल की हेडिंग है, उन सब का जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल ग्रीन, सॉलिड ग्रीन है। फिर है टेबल बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये एक तो मैंने ये किया कि ये जो चीज़ है ये ग्रीन आ रही है, और दूसरा जो ये चीज़ है, जो ये जो बॉर्डर ऐसे दिख रहा है, ये कोलैप्स सेपरेट कर लिया। TD जो है अलाइन सेंटर, ठीक है, मतलब सेंटर के अकॉर्डिंग आएगा आपका टेक्स्ट जो है। फिर है स्टाइल हेड बॉडी, बॉडी में आ गए। फिर हमने बोला सेंटर टेबल, टेबल अब सेंटर, ये जो यहाँ पे सेंटर है, ये क्या कर रहा है, तुम्हारे टेबल को ही सेंटर में प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है, हमने क्या किया, कैप्शन H1 फैसिलिटीज इन स्कूल। कैप्शन, कैप्शन ऊपर आता है, आपको पता है लेबल की तरह होता है।
तो ये आया कैप्शन आपका, और H1 लिखा है तो मतलब इसकी हेडिंग क्या होगी, H1। फिर मैंने बोला TR से आपकी रो बनेगी TD। TD मतलब डेटा होता है, टेबल डेटा। अब टेबल के डेटा में तुमने कुछ लिखना होता है तो वो लिख देते। अब तुमने क्या डालना है, इमेज डालना है तो इमेज टैग को यूज करोगे। IMG सोर्स बता दिया, playground.jpg स्टाइल बता दिया उसका कि विद इतनी हो, और H3 तुमने लिख दिया बिग प्लेग्राउंड हेडिंग 3 में, और TD को बंद कर दिया। तो जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले तुमने इमेज का सोर्स बताया तो इमेज यहाँ आया। उसके बाद तुमने बताया बिग प्लेग्राउंड लिखा H3 हेडिंग में, क्योंकि वो उसी TR के अंदर चल रहा है, लास्ट में TR को एंड किया है ना, इसीलिए ये प्लेग्राउंड भी इसी सेल के अंदर आएगा। और ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये चीज स्पेसिफाई कर दी थी स्टाइलिंग में ही कि जो मेरा टेबल का डेटा होगा वो सारा ही अलाइन होगा सेंटर के टुवर्ड्स। तो आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये पहली रो स्टार्ट होके, अभी पहली रो ही चल रही है तुम्हारी, तो TD में पहले तुमने बोला मेरा ये आ जाए, फिर तुमने बोला मेरा स्टाइल आ जाए, फिर तुमने बोला हेडिंग 3 पे बिग प्लेग्राउंड हो जाए, और फिर तुमने बोला TD बंद हो जाए। ठीक है, उसके मतलब TD मतलब पहला सेल बंद हो गया। उसके बाद तुमने फिर से TD स्टार्ट किया। इमेज का सोर्स बोला तुमने लाइब्रेरी स्टाइल H3 ये। अब ये सब तुमने TD के अंदर ही लिखा है ना, इस TD से इस TD के अंदर। तो इसके अंदर एक तो लाइब्रेरी की पिक्चर आएगी, दूसरा लिखा हुआ आएगा लाइब्रेरी, यानी दूसरे सेल के अंदर। TD का मतलब क्या होता है, दूसरा सेल बेसिकली। ठीक है, उसके बाद तीसरे सेल में या स्कूल। तो फिर अब क्योंकि देखो वो नए नई रो है ना ये, इफ यू कैन सी ओवर हेयर, अब तुम्हारी नई रो स्टार्ट हो रही है। ये एक ही रो के अंदर हो रहा था, अब अगली रो है जिसमें कोई सेल है ही नहीं, एक ही सेल है मतलब। तो अब यहाँ पर देखना, तुम्हारी TR को हमने बंद कर दिया, फिर हमने दोबारा से TR को स्टार्ट किया। उसके अंदर मैंने ना कॉलम स्पैन यूज किया, कॉलम स्पैन, क्योंकि देखो ऊपर वाले में आपके 2 सेल बन गए थे। अब तुम कह रहे हो कि ये दोनों सेल अगर अब यहाँ पे कह रहे हो कि एक ही सेल आए, दो ना आए, तो मैं उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन का मतलब होता है कि ये 2 सेल को जॉइन कर देता है, मर्ज कर देता है। तो आपने क्या बोला कि कॉलम स्पैन हो जाए 2 का, क्योंकि तुम्हें 2 सेल्स को जॉइन करना है। फिर तुमने इमेज का सोर्स बताया, स्टाइल बता दिया और स्कूल लिख दिया। और क्योंकि मैंने एक ही बनाना था तो मैं अब TR को एंड कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, कॉलम स्पैन की जगह ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड आपका नहीं हुआ, ये एक ही सेल बना है और फिर रो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट रो पे हम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट रो के अंदर फिर से 2 सेल हैं, तो आपने क्या किया, TR स्टार्ट किया, TD किया, तीसरी इमेज लगाई, उसका स्टाइलिंग, उसका टेक्स्ट लिखा, उसका TD बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट TD किया तो उसका नेक्स्ट सेल आ गया, उसके अंदर ये सब बनाया, उसका एंड करा, और वो रो खत्म हो रही है तो TR को भी बंद कर दिया। अब टेबल ये एंड हो गया तो टेबल को एंड कर दिया, सेंटर टैग को बंद किया क्योंकि हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि सेंटर क्या था, टेबल सेंटर में आ रहा है, इसलिए इसलिए सेंटर बाहर है। सेंटर बाहर क्यों है, क्योंकि सेंटर टैग टेबल पे एक्टिव हो रहा है, कि पूरा टेबल ही आपका क्या है, सेंटर में आएगा। फिर आपने बॉडी और HTML को बंद किया। आप देख सकते हो ना, आपका टेबल सेंटर में आ रहा है। ये सेंटर में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेंटर टैग के अंदर टेबल को रखा है। ठीक है, तो क्लास इस ढंग से हम यूज करते हैं इमेज टैग को, और हम ऐसे ही टेक्स्ट एक वेब पेज के अंदर और एक टेबल के एंटर कर सकते हैं, अंदर हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।